हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज का टर्म एसएसटी का था। एसएसटी में हमने बताया था कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स ये पढ़ाए जाएंगे आज। तो लेकिन सबसे पहले हम ज्योग्राफी को क्लियर करेंगे। ज्योग्राफी में सिलेबस डिस्कशन करेंगे। ज्योग्राफी का क्या क्या सिलेबस काटे हैं। और जब हम ज्योग्राफी ख़त्म कर लेंगे फिर पॉलिटिक्स पढ़ाएंगे, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, फिर लास्ट में हिस्ट्री पढ़ाएंगे। क्योंकि हिस्ट्री बहुत लंबी है, थोड़ा उबरन लगेगा, और लास्ट में पढ़ाएंगे तो एग्ज़ाम के करीब रहेगा तो थोड़ा वो जल्दी याद रहेगा, है ना, क्योंकि जल्दी पढ़ाया जा रहेगा। तो अब हम ज्योग्राफी के सिलेबस के डिस्कशन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, और फिर उसके चैप्टर 1 जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए क्या क्या सिलेबस में डिस्कशन हुआ है। और आपको पता है कि मेरा चैनल स्वामी विवेकानंद साइंस क्लासेस बाय मंजीत वर्मा, इस ये मेरे चैनल का नाम है। प्लीज़ अगर आपको ये चैनल पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं अध्याय लेसन 1 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अध्याय यानी लेसन 2 में वन एवं जीव संसाधन एवं जल संसाधन से बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। लेसन 2 में लेसन 2 पूरा नहीं काटा गया है। लेसन 2 के कुछ टॉपिक हैं। इस टॉपिक का नाम है वन एवं जीव संसाधन एवं जल संसाधन से बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। पूरा लेसन 6, पूरा लेसन 6 जिसका नाम था विनिर्माण उद्योग, ये पूरा का पूरा लेसन 6 आपका ज्योग्राफी में नहीं पूछा जाएगा। तो जाहिर है बात है, आपको तो 30% सिलेबस काट दिया गया है। लेसन 6 पूरा का पूरा नहीं, पूरा का पूरा छोड़ दिया गया है। लेसन 2 में एक टॉपिक है वन एवं जीव संसाधन एवं जल संसाधन से बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। और लेसन 1 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि संसाधन एवं विकास क्या होते हैं। देखिए तकनीकी तौर पर हमारे, जब आप चैनल देखिए तो कापी और कलम लेके जरूर बैठें। तकनीकी तौर पर पूरे देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तित्व संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है, जैसे कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। देखिए कभी कभी क्या होता है, संसाधन एवं विकास चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी आप देखते हैं कि कहीं कहीं बहुत बड़े थर्मल पावर प्लांट बन रहे हों, कहीं कहीं बहुत बड़े डैम बन रहे हो, तो सरकार को ये अधिकार है कि अगर सभी की जनता की भलाई के लिए जैसे बिजली चाहिए, पानी चाहिए, तो सरकार का एक अधिकार होता है कि वो किसान की भूमि जो डैम बन रहा हो या कोई थर्मल पावर प्लांट बन रहा हो उसके अंतर्गत आ रही है, जितना एरिया उसको चाहिए, तो सरकार का ये अधिकार होता है कि उसको वो ग्रहण कर सकता है। लेकिन उसके बदले वो जो है उसको कुछ भुगतान करता है, उसके बदले कुछ उसको मुआवजा देता है। जैसे हमारे यहाँ हाँ अभी पढ़ा रहे हैं, अभी आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि जल एवं संसाधन, हाँ, जैसे अगर आपको कोई डैम है या एनटीपीसी कुछ बन रहा हो, जैसे हमारे यहाँ एनटीपीसी है, तो वहाँ पर क्या है कि एनटीपीसी है तो बहुत उसका विद्युत का जो उत्पादन है वो दोगुना करने जा रहे हैं। तो उसके लिए बहुत सारे क्षेत्र मतलब खेत आ रहे हैं, तो ज़मीनों को सरकार ने जब्त कर लिए, लेकिन उसके बदले मुआवजा दिया है, रुपए दिए हैं उसके बदले, ठीक है। तो वैसे है संसाधन एवं विकास है। अच्छा अब हम बात करते हैं अब संसाधन भी कई तरह के होते हैं। अब संसाधन भी कई तरह के होते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पहला है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन
दूसरा है संभावी संसाधन। तीसरा है संभावी संसाधन। तीसरा है विकसित संसाधन। क्या है? विकसित संसाधन। विकसित संसाधन। ठीक है, विकसित संसाधन। अभी हमने हेडिंग लिखवा दिया है, अब मैं बोलूँगा और आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो ये प्ले लिस्ट में तो सेव रहेगा ही रहेगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों की को नियंत्रित करती हैं। यह तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग में नहीं किया जा सकता। जैसे कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है जिन पर, जैसे हिंद महासागर या ऐसे कुछ है, हिंद महासागर की बात होती है, आप न्यूज़ देखते होंगे, ये किसी का इस पर हक नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। यहाँ पर किसी का निजी या पेटेंट कोई नहीं करवाया है कि हिंद महासागर मेरा है, ऐसा। तो ऐसे जो संसाधन है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। ठीक है, और एक होता है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन क्या होते हैं? यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। तो इन शार्ट में आप जानते हैं कि संभावी संसाधन क्या होते हैं। संभावी संसाधन, आप इसको नोट करते चलिए, मैं हालांकि पीडीएफ में आप हैं, फिर से आप देख सकते हैं, लेकिन सुनिए, पेन कापी लेके बैठे रहिए, प्ले लिस्ट में तो है ही है। संभावी संसाधन, कभी कभी आपके पास संसाधन तो हैं, होते हैं संभावी संसाधन। संभावी संसाधन का मतलब होता है कभी कभी तो आदमी के पास संसाधन होते हैं लेकिन वो उसका यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उसको मतलब उसमें परिवर्तित कर सकता है। जैसे एग्जांपल हमने बताया कि अपने राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं परंतु वहाँ पर टेक्नोलॉजी संभव ही नहीं है कि इसका उपयोग हम कर सकें। इन ऊर्जाओं को हम दूसरे तरह की ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा का तो यही तो नियम होता है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, अब आइए, विकसित संसाधन हमने लिखा है। विकसित संसाधन क्या होता है? वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उसके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिनका जो है सर्वेक्षण किया जा चुका है और उसके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। तो विकसित संसाधन ये संसाधन होते हैं। जैसे विकसित संसाधन को ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे अब डीजल और पेट्रोल जो बाइकें हैं धीरे धीरे मतलब उसको कम करते जा रहे हैं या उसमें कुछ ऐसे केमिकल ऐड कर रहे हैं जिससे प्रदूषण कम हो रहा है। तो अब जैसे आप कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा, पहले सूर्य तो बहुत करोड़ों वर्षों से निकलता था, लेकिन किसी व्यक्ति के दिमाग में आया होगा कि इस सौर ऊर्जा का यूज कर लें। और देखिए 5 से 6 सालों से सौर पैनल से आप पंप चला रहे हैं, टिल्लू चला रहे हैं, आप खाना पका रहे हैं, आप तरह तरह की मशीनी काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से अब जैसे अब आपको हो गया सीएनजी गैस, और ये जो आपका व्हीकल आ गया इलेक्ट्रिक से चलने वाली, इसका सर्वेक्षण हो चुका है और उसका उपयोग किया जा रहा है। तो इसको विकसित संसाधन कहते हैं। मतलब इसका सर्वेक्षण हो चुका है और उपयोग में लाया भी जा रहा है, उसको विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे आज में जैसे हमें ऑप्शनल की ज़रूरत कब होती है? किसी चीज़ की ऑप्शनल, जैसे ये नहीं तो अगला ये होना चाहिए। कहने का मतलब पहला वाला संसाधन में कुछ कमी थी या अब वो ख़त्म होने वाला है, इसलिए हमको इलेक्ट्रिकल की तरफ ज़्यादा मूव करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिकल बैटरी से हम गाड़ी चला रहे हैं, पंप चला रहे हैं, या गैस पर खाना पका रहे हैं, ये होते हैं संसाधन। ठीक है, भंडार क्या होता है? पर्यावरण में उपलब्ध जल 2 गैसों से
देखिए भंडार का मतलब जानते हैं क्या होता है? भंडार मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, उसको भंडार कहते हैं। भंडार में जैसे पर्यावरण में उपलब्ध जल, पर्यावरण में जल उपलब्ध है, उसमें दो दो क्या है, गैस है, एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है जल, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस हाइड्रोजन एक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, लेकिन इसको वाटर से नहीं निकाला जा सकता है, ऐसी तकनीकी हमारे पास नहीं है। समझ में आया? क्या है भंडारण? पर्यावरण में उपलब्ध जल, दो गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका उपयोग करने के लिए हमारे पास कोई उन्नत तकनीक नहीं है। इसको हम बोलते हैं भंडार। भंडार, इसको हम बोलते हैं भंडार। ठीक है, भंडार मतलब एग्जाम्पल जल क्या है? भंडार है। और जल किससे मिलकर बना है? H2O। अब यहाँ H के दो मॉलिक्यूल है, यह अणु है, और ऑक्सीजन की एक मॉलिक्यूल है। अब हाइड्रोजन को H2O में से हाइड्रोजन को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे हमारे पास तकनीकी नहीं है। ठीक है, तो ये है भंडार में, जैसे ये भंडार। चौथा है भंडार, ये जैसे जल। ठीक है, संचित को अब क्या होता है, थोड़ा हम डिस्कस करते हैं आगे। आपको मेरा अगर लेक्चर आप देखेंगे तो आपको किताब से आप इसी से नोट्स बना लेंगे तो इनफ है। संचित कोष क्या होता है? यह संसाधन गैस भंडार का हिस्सा है, जिसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जल वन आदि संचित कोष हैं, जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। देखिए संचित कोष क्या होता है? संचित कोष क्या होते हैं? संचित कोष क्या होते हैं सुन लीजिए। संचित कोष क्या होते हैं सुन लीजिए, लिखवाएंगे नहीं, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लिख देंगे। संचित कोष क्या होते हैं? यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, जिनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयोग किया जा सकता है। जल वन आदि संचित कोष हैं। जल और वन ये क्या है? ये उदाहरण है, ये संचित कोष है। संचित कोष में जल और वन संचित कोष हैं। मतलब ऐसा होता है संचित कोष, यह संसाधन यह भी भंडार का ही एक हिस्सा है। इसका उपयोग फ्यूचर में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। जैसे नदियों के जल को, जैसे आप नदियों के जल से विद्युत बना सकते हैं, विद्युत पैदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो जल और वन आदि संचित कोष हैं, जिनका उपयोग इनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। अब संसाधनों का विकास। अब हेडिंग डालिए, संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया, अतः मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों को समाज में नया संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। अतः संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। सतत पोषणीय विकास। अब हमको संसाधनों का विकास का मतलब है, क्या मतलब है? इसको इंग्लिश बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस।
डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमको संसाधनों के का विकास, संसाधनों का विकास का क्या मतलब है? जैसे आजकल आप देखते हैं कि पेड़ की कटाई बहुत तेज़ी से हो रही है, पानी बहुत तेज़ी से वेस्ट किया जा रहा है। आप समरसेबल आजकल चल गया है, आज एक बटन टीपे और एक जग पानी की आवश्यकता है, तो उससे 100 मतलब एक जग 10 जग गिर गए कि एक ही जग पानी आप पीते हैं। सोचिए कितना नुकसान होता है। महात्मा गांधी जी ने एक चीज़ कहा था कि अगर हम जो है किसी भी चीज़, जैसे मान लीजिए जल, जल एक क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है। अगर हम उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग में लाए तो उसकी कमी कभी हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर हम जल, ऐसे और भी उदाहरण दे सकते हैं, अभी हम जल का दे रहे हैं, अगर हम जल को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग करें तो उसका वो फ्यूचर में उसकी वो ख़त्म हो जाएगी। महात्मा गांधी जी का ये स्टेटमेंट था। तो इसलिए संसाधनों का विकास होना, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आप देखते हैं शिखर सम्मेलन होते हैं, आप देखते हैं यूनेस्को में, या नरेंद्र मोदी जी ये पूरे विश्व में एक इसका भी एक संगठन बनता है कि हम पर्यावरण को कैसे बचाएं। तो हमारा भी एक नैतिक जिम्मेदारी है, जो हम और आप कर सकते हैं। वो सभी काम प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं कर सकते हैं। मैं मोदी जी का बात नहीं, मतलब कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी प्रधानमंत्री, इसमें मोदी जी हैं तो मोदी जी की बात कर रहे हैं, कोई भी चाहे राहुल गांधी भी होते, चाहे जो भी होते हैं, तो ये प्रधानमंत्री की जिम्मा की केवल उन्हीं के जिम्मे नहीं, हमारे भी जिम्मे हैं। अगर हम लाइट अगर जल रहा है, उसका कोई उपयोग नहीं है, दिन में भी जल रहा है, तो उसको हम स्विच कर दें। या अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें फैन और लाइट बंद कर देना चाहिए। इससे भी अगर प्रत्येक व्यक्ति अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझने लगे तो सरकार का आधा प्रॉब्लम खत्म और आपका भी आधा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इसलिए संसाधनों का विकास ऐसे कर सकते हैं कि सचेतना की ज़रूरत है, हमको जागरूक होने की ज़रूरत है। हम और आप किताबों से पढ़ के, अपने गुरु से पढ़ के इसके बारे में जागरूक हों और उसको प्रैक्टिकल में करें। और पूरे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सतत पोषणीय विकास की एक ज़रूरत है। मतलब हमें डेवलपमेंट के विकास करना है, उसको सुरक्षित रखना है। जैसे अभी डीजल और पेट्रोल खत्म हो रहे हैं, तो अब हम उसके बदले में क्या ऐड कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक का बैटरी से हम चला रहे हैं, ठीक है। तो ये आवश्यक, तो इसकी ज़रूरत ना पड़े, तो इसलिए इसको लिमिट में यूज करें, ठीक है। और प्रदूषण होने से भी बचाएं। अच्छा, अब इसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट, ये लास्ट टॉपिक, अभी हमने आपको बताया था कि सभी मतलब क्या है, हमारे कहने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन जल, ये ऐसे भोजन कर सकते हैं, लेकिन दो ऐसे वो रिसोर्सेस हैं, ऐसे साधन हैं जो पूरे देश की जरूरत है, इसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। तो इसके लिए क्या हुआ, विश्व में एक संगठन हुआ, बैठा है रियो डी जेनेरो। तो इसके लिए सबसे पहले 19 पृथ्वी सम्मेलन 1992
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के, ऊपर मैं लिख देता हूँ, ब्राजील के शहर जेनेरो में जेनेरो क्या है? एक ब्राजील का शहर है। जेनेरो में एकत्रित हुए थे। ठीक है, एकत्रित हुए थे। तो अभी तक एक बार हम आप सब समझ गए होंगे कि मतलब किसी कोई जिसे बहुत ही कोई परिवार का एक एग्जाम्पल लीजिए, कोई टेंशन आ गया, कोई परेशान हो गया, तो परिवार के सभी लोग इकट्ठा होते हैं, तो उसमें इकोनॉमी अपना देते हैं, सलाह देते हैं, उसका बहुत संभालते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। उसी तरह पर्यावरण में जैसे जल, ऑक्सीजन, हवा, जब प्रदूषण, ये सभी जब पूरे पृथ्वी पर हो रहा है तो पृथ्वी के सभी जितने देश हैं मेन वो इकट्ठा होते हैं और इस बात पर चर्चा करते हैं कि हम पर्यावरण को कैसे सुधारें। तो इसके लिए इस संसाधन के विकास के लिए सबसे प्रथम सम्मेलन ब्राज़ील के शहर जेनेरो में 1992 ईस्वी में ब्राज़ील के जेनेरो शहर में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। अब एक बार हम क्विक रिवाइज करवा देते हैं जितना अभी आज तक पढ़ाया। देखते और देखिए आपको क्या क्या समझ में आया। मैं रिवाइज करवाता हूँ। देखिए, तकनीकी तौर पर पूरे देश में पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय हैं। जितने भी आप देखते हैं तकनीकी तौर पर जितने भी पूरे देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है, जैसा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में। मतलब सरकार जो है अगर कि सार्वजनिक हित के लिए अगर कोई एनटीपीसी बन रहा है, कोई चौड़ा रोड बन रहा है, 6 लेन बन रहा है, तो किसी का ज़मीन अगर आता है किसान का तो उसको ले सकती है, लेकिन उसके बदले वो मुआवजा देती है। पहले बात ही किया था। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हमने बोला था, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ऐसे होती हैं जिस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। जैसे हिंद महासागर पर आज चीन और भारत का लड़ाई होता रहता है, या आप देखते हैं जम्मू कश्मीर का मुद्दा देखिए, वो भी एक अनसुना अभी सुलझा हुआ नहीं है, या वो तो अलग बात हो गया, लेकिन आज भी थोड़ा बहुत तकरार रहता है। जैसे हिंद महासागर मतलब चीन, अब युद्ध किस पर हो रहा है? महासागरों को हड़पने के लिए, जिसे खासकर चीन हर मामले में हड़पने के लिए जो है ज़्यादा बेताब रहता है। और हो गया संभावित संसाधन हमने बताया। संभावित संसाधन वही होते हैं जो वास्तव में एग्जिस्ट हैं। जैसे गुजरात और राजस्थान में मतलब सौर और पवन ऊर्जा तो है, लेकिन वहाँ पर हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इस वजह से हम उस ऊर्जा का यूज हम नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हमने बताया था विकसित संसाधन वही होते हैं कि जिनका सर्वेक्षण हो गया है और भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है, जैसे आजकल हो रहा है सोलर पैनल और ये इलेक्ट्रिक से जो व्हीकल चलने लगी हैं।
भंडार, जैसे पर्यावरण में जल एक भंडार है, लेकिन हम 1% पानी पेय पदार्थ है और बाकी सब खारा है, और उसमें भी लोग पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं। और जल H2O 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है और जिसमें से हाइड्रोजन एक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, लेकिन हाइड्रोजन को जल से निकालने की कोई टेक्निक नहीं है। ठीक है। अगर और हम बताते हैं संचित कोष यह संसाधन भंडार का एक हिस्सा है, जिसका उपयोग भविष्य में आवश्यकता के अनुसार प्रयुक्त किया जा सकता है। जैसे जल और वन आदि क्या है, संचित कोष हैं। संसाधनों का विकास हमने बताया, डेवलपमेंट की संसाधन को सतत विकास के लिए, कंटिन्यू विकास के लिए हमें संसाधनों को नियंत्रित और आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना चाहिए, ताकि वो संसाधन हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहे। और इसके लिए सबसे पहला सम्मेलन प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष के उपस्थिति में हुआ था। देखिए संसाधन को प्रैक्टिकली कब लिया जा सकता है। संसाधन को प्रैक्टिकली कैसे ऑब्जर्व करेंगे। जैसे संसाधन कब फुलफिल होगा, जब ये लोगों की आवश्यकता होगी, तब संसाधन क्या होगा, जब संसाधन की आवश्यकता होगी। और ये कोई संसाधन कब कहलाएगा, जब लोगों की इसकी आवश्यकता होगी और वो भौतिक रूप से उपलब्ध हो। जैसे वो टेक्नोलॉजी से क्रिएट कर सकें तब, और इकोनॉमी लीस्ट हो, मतलब लागत कम हो। कोई संसाधन कब कहलाता है, कोई संसाधन कब कहलाता है, जब उसको आदमी की आवश्यकता हो, उसकी कीमत कम हो और वो टेक्नोलॉजी रूप से इसको हम बना सकते हैं, तब वो संसाधन कहलाता है। यही संसाधन का डेफिनेशन है, लिख लीजिएगा। संसाधन को कब संसाधन कहा जाएगा, जब वो आदमी की ज़रूरत हो, भौतिक रूप से या टेक्नोलॉजी रूप से उसको बनाया जा सकता हो, और इकोनॉमिकली मतलब पैसे में भी उसकी लागत भी बहुत कम है। जैसे H2O से H निकाला जा सकता है, लेकिन ये इकोनॉमिकली बहुत कॉस्टली है, इसलिए ये नहीं किया जाता है। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमको एक मार्कर मार्केट में 10 रुपये का मिलता है, और मान लीजिए कि अगर एक मार्कर को बनाने के लिए 1 करोड़ रुपये खर्च लगता है, और वैसे ये 10 ही रुपये मिल जाता है, तो 1 करोड़ में एक मार्कर मिल तो जा रहा है, लेकिन क्या उसको आदमी खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो आज का क्लास यहीं पर हम खत्म करते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बाय बाय, टेक केयर।